अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हम देखेंगे के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। प्रोग्राम के एंकर पर्सन मंसूर अली खान साहब ज़ाती मसरूफियत की वजह से आज प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। उनकी अदम मौजूदगी में आज ये प्रोग्राम करने की जिम्मेदारी मुझ पर है। नाज़रीन, आज दूसरे रोज़ भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों को लेकर केस की समाअत हुई। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील की जानिब से दलाइल दिए गए और जजेस की जानिब से भी रिमार्क्स देखने को मिले। आज चीफ जस्टिस का ये कहना था कि अगर प्राइस बॉन्ड आपने ख़रीदा ही नहीं है तो आप इनाम के हकदार कैसे हो सकते हैं। पहले आपको प्राइस बॉन्ड ख़रीदना बहुत ज़रूरी था। आज मज़ीद इस पर क्या कार्रवाई हुई, क्या गुफ्तगू हुई, प्रोग्राम में उस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब वफाकी काबीना का इजलास हुआ। अज़्म पाकिस्तान ऑपरेशन के हवाले से अपेक्स कमेटी का जो इजलास था उसके तमाम जो फैसले हैं उसकी तौसीक कर दी गई है। सासा ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि ऑपरेशन तो होना है, बिलाशुबा जो स्टेक होल्डर हैं जो उनको लूप में लिया जाएगा उनसे बातचीत की जाएगी, लेकिन ऑपरेशन ये लाजमी होगा क्योंकि कुछ मसाइल ऐसे हैं ताहाल जिनको सेट करने की ज़रूरत है। बजट इजलास भी जारी है। जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो, उन्होंने आज बजट इजलास में आकर जो है खिताब भी किया, लेकिन उनके खिताब में वो जो एक रवायती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत हमें दिखाई देती है वो नजर आई, नूरा कुश्ती नजर आई। एक तरफ जो बजट है उसकी उन्होंने तारीफ भी की, साथ साथ उस पर तनकीद भी करते रहे और साथ में पार्टी के इजलास के बाद जिस तरह जो इकलामिया जारी किया गया, नवीद कमर साहब ने बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजट को सपोर्ट करेगी। आज के प्रोग्राम में इन्हीं इशू पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आमना शेख साहिबा, रुकन पंजाब असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखती हैं। और हमारे साथ मौजूद है सीनियर एनालिस्ट सहाफ़ी हैं फहाद शहबाज साहब, ख़बरों पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, लाहौर में मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में शिरकत के लिए। सेनेटर साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। आज देखा कि चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स हैं कि प्राइस बोर्ड आपने ख़रीदा नहीं और इनाम के हकदार कैसे हो सकते हैं, मतलब प्राइस बोर्ड ख़रीदना ज़रूरी था ताकि कोई इनाम मिल जाता, और अभी आप इनाम के तो दावेदार हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं वो मिल जाए, लेकिन प्राइस बोर्ड यानी कि आपने जो आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है रिजर्व सीट्स के लिए उन्हें दरख्वास्त ही जमा नहीं करवाई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, ये इस तरह है कि प्राइस बॉन्ड हमने ख़रीदा था। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये प्राइस बॉन्ड इस महीने आपका नहीं निकलेगा, आप लोग अभी ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमने वो जब प्राइस बॉन्ड जो हमने ख़रीदा था वो हमारे पास ही था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसको प्राइस बॉन्ड डिक्लेयर ही नहीं किया। और वो इस वजह से डिक्लेयर नहीं किया कि जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने एक डिसीजन लिया था कि जी ये प्राइस बॉन्ड आपका हो ही नहीं सकता। उन्होंने हमसे वो प्राइस बॉन्ड वापस ले लिया था, मतलब हमारे पास फिज़िकली प्राइस बॉन्ड था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं कर सकते। जो बल्ले का निशान था सुप्रीम कोर्ट ने हमसे ले लिया था। ये बल्ले का निशान था, ये सिंबल था। सिंबल जो है ना वो अगर आप आर्टिकल करें, मेरे ख्याल में ये 210 के लिहाज से जो सिंबल के ऊपर आता है, ठीक है। अब सिंबल ये याद रखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी लिस्टेड पॉलिटिकल पार्टी है। अच्छा, जब ये सिंबल के निशान ले लिया तो इसके इंटरप्रिटेशन इलेक्शन कमीशन ने ये की कि जी अब आपके जितने भी नॉमिनीज हैं दे विल हैव टू कॉन्टेस्ट एज एन इंडिपेंडेंट। उस डिसीजन के एक आईनी इदारे ने ये अपनी डिसीजन दिया, ऑर्डर दिया। उस ऑर्डर की बेसिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे जो कैंडिडेट्स थे उनको मजबूरन डिफरेंट सिंबल पे लड़ा। हालांकि वो बैक थे, वो थे पीटीआई के कैंडिडेट, लेकिन इलेक्शन कमीशन के डिसीजन की वजह से वो इंडिपेंडेंट हो गए। अब सवाल उठता है कि ये इलेक्शन कमीशन की जो इंटरप्रिटेशन थी, जो चीफ जस्टिस साहब ने जो बल्ले का निशान वापस लिया था, क्या ये इंटरप्रिटेशन ठीक थी? अगर ये ठीक नहीं थी तो मैं सवाल उठाता हूं कि अगर रूलिंग उनकी गलत थी तो फिर उनकी रूलिंग को उसी तरह रिवर्स किया जाए जैसे हम लोगों ने कासिम सूरी की रूलिंग को रिवर्स किया था, और उन सारी चीज़ों को रिवर्स करें। अब उसमें बात चीज़ें होती हैं वो अगर आप देखें तो आर्टिकल 187 के तहत बात चीज़ें आप बिल्कुल रिवर्स नहीं कर सकते। आप इलेक्शंस को नल एंड वॉइड करके दोबारा इलेक्शंस नहीं करा सकते, फेयर इनफ, आप वो नहीं करा सकते, लेकिन आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि बिकॉज इस रूलिंग की वजह से ये एक मिस इंटरप्रिटेशन हुई है, तो इस रूलिंग की वजह से आप सिंपल ये करें 187 के तहत आप हमें डिक्लेयर कर दे कि ये पीटीआई के कैंडिडेट थे,
वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी और उस बेसिस पे आप हमको हमारा जो हक बनता है वो दे दें। ये मतलब कि माजी में जाना पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा गलती सुधारने के लिए, आप ये कह रहे हैं। देखिए इसके बगैर देखिए चीफ जस्टिस साहब को यहाँ तक नहीं पता था कि भाई हम लोगों ने एक पिटिशन दायर की हुई है इन सब चीज़ों के खिलाफ। वो कहते कि भाई हमें तो किसी ने बताया नहीं। भाई हम आपको बताएंगे आपका इदारा किस लिए बैठा हुआ है, वहाँ पे इतने लोग काम कर रहे हैं, इतने लोग वो कर रहे हैं, वो आपको क्यों नहीं बताते कि ये पिटिशन आई हुई है इसके खिलाफ, ये पिटिशन आई है उस चीज़ के खिलाफ। आप उसको उठाएं, आप उसको देखें। हमने तो इसके खिलाफ ऑलरेडी हमने पिटीशन डाली हुई है। आप उसको आप हामिद खान साहब से क्या पूछ रहे हैं कि भाई उन्होंने कभी नहीं कहा, वो क्यों आपको आपका काम बताएंगे, आप अपना काम करो। लेकिन मुझे जो एक चीज़ करिए, अगर मैं अनबायसली वो बंदा जो कि पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ नहीं रखता या वो बंदा जो भी है ना, मैं एक दफ़ा अगर जो जिस तरीके से हो रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे चीफ जस्टिस साहब जो है ना वो बार बार जो है ना वो एक ख़ास तरफ चीज़ को लेकर जाने की कोशिश करें। जब बाकी लोग सवाल उठाते हैं तो वो उस चीज़ को करके किसी और तरफ गाइड करेंगे। मुझे आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल इन सीइंग द प्रोसेस। अगर ये पाकिस्तान की जो प्रोसीजर है, अदलिया का जो प्रोसीजर है, अगर इसी तरीके से है तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट विद कि पाकिस्तान की अदलिया किस तरीके से डिसीजन लेती है। मैं बिल्कुल इसलिए आप वैसे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर भी चुके हैं चीफ जस्टिस पर, जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार आप लोग मतलब कर भी चुके हैं इस केस के हवाले से। मुझे एक बात बताए ना जी सेनेटर साहब, आप मुझे एक बात बताएं, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। अगर हम लोग अपने दिलों पे हाथ रख के कहे, क्या हमें, वैसे ही बता रहा हूँ, क्या हमें लगता नहीं था कि जैसे चीफ जस्टिस साहब किसी एक तरफ अपना पलड़ा रखा हुआ है उन्होंने? चलें आप ये कर सकते हैं क्योंकि आप एक कह रहे कि एक फ्रीक है वहाँ पे। आमना साहिबा आपके सामने है सूरत हाल। जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं आज उनकी जानिब से जो दलाइल दिए कि उन्होंने कहा कि 200 आज़ाद और एक सियासी जमात जो उसके पास 0 नंबर हैं तो वो ऐड होकर 0 बन जाएगा। मतलब हालांकि वो मल्टीप्लाई होता तो 0 बनता, वो ऐड होकर वो 0 की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या होगा इस केस के अंदर आगे जाकर? थैंक यू वेरी मच आदिल। बेसिकली मैं ये समझती हूँ, ये चीज़ पहले भी कही गई है डिफरेंट टॉक शोज़ के ऊपर भी और मीडिया में भी, कि लगता है कि पीटीआई का सबसे बड़ा दुश्मन वो लोग खुद ही हैं। स्केड्यूल के अंदर उसके अंदर लिखा होता है कि आपने फ़लाँ डेट पे नॉमिनेशन फाइल करने हैं, फ़लाँ डेट पे रिजर्व सीट की लिस्ट आएगी, स्क्रूटनी होगी हर चीज़ की। सो व्हेन दैट टाइम हैज़ लैप्स्ड, अगर उसके बाद कोई भी चीज़ आप करेंगे दैट बिकम्स इररेलेवेंट। सो द सेम गोज़ फॉर देम व्हेन दे डिड नॉट फाइल अ लिस्ट ऑफ द रिजर्व सीट्स। देन इन एनी केस अगर ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करते या ना करते, असल चीज़ ये है कि जब वो टाइम गुजर गया है लिस्ट फाइल करने का, सो देन इट इज़ इररेलेवेंट। और ये अगर अब आके सिर्फ ये इनको लग रहा है कि जी हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, पता नहीं शायद इन्होंने ये सोच के ज्वाइन की थी या इनके अंदर ही आपस में कोई इनको डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड। बट इट इज़ अ ओपन एंड शट केस मेरी समझ के मुताबिक। तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि ये सीट्स ना इनकी बनती हैं ना आइंदा बन सकती है। नहीं, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन ना करते तो ऑप्शन भी तो कोई नहीं बचा था उनके पास। मतलब नहीं, बट वो देखिए दैट इज द होल पॉइंट। अगर ये फिर भी किसी ऐसी जमात को ज्वाइन करते जिन्होंने लिस्ट दी हुई थी, भले एक बंदे की लिस्ट दी होती, बिकॉज आई टेल यू व्हाट पीएमएलएन के साथ भी ऐसे हुआ कि हमारी लिस्ट एग्जॉस्ट हो गई थी, नेशनल असेंबली की भी, पंजाब असेंबली की भी। सो वी गेव न्यू नेम्स। जब लिस्ट दी होती है बाय लॉ तो आप उस लिस्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं जब वो आपकी सीट लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाए। तो अगर ये किसी ऐसी पार्टी को ज्वाइन करते जिसकी जनरल सीट्स भी होती, रिजर्व सीट भले एक होती, सो देन दे कुड हैव एक्सटेंडेड दैट लिस्ट। और वो भी मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें ये है कि अगर ये किसी और पार्टी को ज्वाइन करते तो ये उस पार्टी का हिस्सा बनते। तो इफ़ एट ऑल सीट्स मिलती तो दूसरी पार्टी को मिलती, ये फिर इनकी इंटरनल अंडरस्टैंडिंग होती। बट इस केस में तो क्योंकि इनकी सीट्स सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने लिस्ट ही नहीं दी, तो इनको सीट्स मिल ही नहीं सकती, ना इनको मिल सकती है ना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को इनकी सीट्स मिल सकती हैं। सो दैट इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है। फाज साहब, ये आप जब बल्ला फिर बल्लेबाज, पार्टी टिकट्स की तकसीम, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन जाना, आप ग्राउंड पर भी मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट में भी हम आपको देखते रहे। आज जिस तरह के रिमार्क्स सामने आ रहे हैं अदालत की जानिब से, प्राइस बॉन्ड नहीं लिया तो कैसे इनाम के हकदार ठहर सकते हैं आप, क्योंकि माजी को भी बड़े अच्छे से जानते हैं, तो इन रिमार्क्स को देखकर क्या फीलिंग आती है जब अदालत से इस तरह के रिमार्क्स आपको सुनने को मिलते हैं? निज़ामी साहब, मैं इस पर सबसे पहले तो आपकी खिदमत में ये बता सकता हूँ कि अगर ये फ़ैसला जो है
गवर्नमेंट की तरमीम की हक में चला जाता है और गवर्नमेंट इसके बाद तरमीम करने की पोजीशन में आ जाती है, तो वो जो तरमीम है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जो हैं, वो हमारे एक बड़े करीबी दोस्त हैं तो उनसे भी रब्ता किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। तो उस तरमीम में एक तो ये है ही ना कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 3 साल का टेन्योर कर देंगे, उनका मुद्दत मुलाजमत में तोसी देकर कर सकते हैं। दूसरा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए भी सेम ये अप्लाई होगा। और जो सबसे अहम तरीन चीज़ है, इंडिया का एक कानून मौजूद है जिसमें उसके एक हाई कोर्ट के जज को एक रियासत से आप दूसरी रियासत में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें ये 7 जजेस का मसला है जिन्होंने 6 ने खतूत लिख दिए थे, तो उसमें से 2 आप सिंध हाई कोर्ट भेज सकते हैं, 2 KP के हाई कोर्ट भेज सकते हैं और 2 आप उठाकर जो है उन्हें पंजाब भेज सकते हैं। तो ये विद इन आप पाकिस्तान के अंदर हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट उन्हें ट्रांसफ़र करने की जो है वो प्रोविजन भी, उस पर भी गवर्नमेंट ने काम मतलब किया। ये वही फॉर्मूला है जिस तरह कोई ब्यूरोक्रेट जो है सही सर्व नहीं कर रहा होता या हुकूमत के साथ या उस टाइम की जो मतलब सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनके मामला नहीं सही चल रहे होते तो बलोचिस्तान ट्रांसफर करिए, एक आम सा फॉर्मूला है पाकिस्तान में। आप ये कह रहे हैं कि जुडिशरी में भी कुछ इस तरह की चीजें हो जाएंगी अगर 2/3 की पावर हुकूमत के पास 224 का फिगर आ गया। उसकी रीजन ये है कि नवाज शरीफ साहब के करीबी जितने भी लोग हैं उनसे जब भी हम पूछने जाते हैं कि क्या करने जा रहे हैं तो वो कहते हैं इसका जवाब पार्लियामेंट देगी। अब कुछ दिनों में पार्लियामेंट में तो अक्सरियत भी अभी नहीं है, तो पार्लियामेंट कैसे जवाब देगी? आपने कभी देखा कि कोई ऑपरेशन लॉन्च हो जाए तो अपोजिशन आप गिरेबान को आने को पड़े? ज़रबे अज़ब जब लॉन्च किया गया था तो बड़ी खामोशी थी पूरे मुल्क में और उसका एक दबदबा मौजूद था, लेकिन ये इस पे अज़्वे पाकिस्तान, अज़्वे इस्तेकाम पाकिस्तान पे भी आते हैं। अभी ये जुडिशल जो मामला थे बड़े अहम है क्योंकि ये आगे डिसाइसिव चीजें जो है उसके हवाले से फैसला करेंगे क्या होने जा रहा है, मुल्क की सियासत की सिमत क्या होगी। बड़े आइंदा कुछ टाइम बड़ा अहम है, जिस तरह शेख साहब देते हैं ना, तारीखें देते हैं कि दिसंबर बड़ा अहम है, नवंबर बड़ा अहम है। तो ये केस है बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस तरह भी आप बता रहे थे कि जो 2/3 की पावर है हुकूमत के पास, अगर वो आएगी तो किस तरह से वो लेजिस्लेशन कर सकती है। तो आज जो रिमार्क्स आप देख रहे हैं, मैं वो रिमार्क्स के ऊपर फोकस करूंगा, वो देखकर क्या महसूस हुआ, क्योंकि आपने वो जब बल्ला छीना था तो भी आपको टाइम याद होगा पूरा। तो उसके बाद जिस तरह बल्लेबाज और फिर उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, फिर MWM और यहाँ तक पाकिस्तान तरीके से आप जिस तरह पहुंची, तो पूरी तरह बाजी को रिकॉल करके बताएं कि आज के जो रिमार्क्स है वो आपको कैसे लगे। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि जिस दिन बल्ला छीना गया तो हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और जिस क्रिटिकल अंदाज में वो सारा प्रोसेस चल रहा था और सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही थी, उसके बाद आज देखें कि बेंच में जिसने भी उस केस का हवाला दिया है और इवन जो सिकंदर हैं, ये आपको पता है कि सिकंदर साहब का जो बैकग्राउंड है, जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, ये जो भुट्टो साहब के लॉ मिनिस्टर थे, जो बहुत बड़ा सीजन वकील जो धांधली कमीशन को भी हेड कर रहे थे, एक तो ये उनके शागिर्द खास हैं, और दूसरा इन्होंने पनामा पेपर्स में JKT को और सारे को असिस्ट करके यहाँ तक पहुँचे। और लेकिन आज ये जब हीट पकड़ रहे थे, आयशा साहबा जब इनसे सवाल कर रहे थे, मंसूर शाह साहब सवाल कर रहे थे, तो वो जब हीटअप हो जाते थे चीज़ों को लेकर तो वो ग्रेस नहीं थी जो फैसल सदीकी में थी। तो आप जैसे कल सलमान अकरम राजा साहब केस लड़ते हुए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे और रेलिवेंट नहीं थे, उन्हें ये नहीं पता था कि सुन्नी इत्तेहाद का केस लड़ रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ का केस लड़ रहे हैं। इवन कल जब बेंच उठने लगा तो उसने वाइट वॉश कर दिया जब उन्होंने कहा कि आप ये बताएं कि आपका जो चेयरमैन है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, इसने तो बतौर MNA आपने अपनी ही वेबसाइट पे से अवेजा किए रखा, तो उसका क्या जवाब है? तो वो तो आज डिक्लेरेशन कोर्ट में आया जब इलेक्शन कमीशन ने उसे उसकी बाबत बात की। दूसरी जो अहम तरीन बात है, बार बार काजी साहब कह रहे थे कि इस फैसले में तहरीक इंसाफ को अपनी ही पार्टी में जाना चाहिए था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन ने बाहर निकल के आज साहबजादा हामिद साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने भी इलेक्शन नहीं लड़ा और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने भी इलेक्शन नहीं लड़ा। तो काजी साहब ने कहना था बाद में कि देखें तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा तो ये तहरीक इंसाफ में कैसे जा सकते हैं। तो वो ये कह रहे थे, उनके कहने का ये मतलब था कि फिर कोई और आर्गूमेंट हमारे सामने पेश कर दिया जाता। लेकिन एक बात मैं आपको अर्ज कर दूं, 3 वो मोतबर जस्टिस साहिबान जिन्होंने ग्रांट किया था कि ये केस जो है इसमें पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो उन्होंने सेट असाइड किया था, साइड पे किया था, 3 वो हो गए। मंसूर अली शाह उसमें शामिल हैं, उसमें अतर मनीला और तीसरे मोतबर जज वो हो गए। आयशा मलिक साथ आ गई, 4 आपके पास हो गए, याया अफरीदी हो गए, मुनीर जस्टिस जो मुनीब अख्तर हो गए और आपके पास मंसूर अली शाह समेत ये मिला के 7 का नंबर बनता है। और इसका मतलब है कि जो बंदा वहां खड़ा है, जो दलाइल दे रहा है, वो 6-7 को दलाइल नहीं दे रहा, वो 1% को जिसने जीत और हार का फैसला कर रहा है उसकी कन्विंस और उसको क्रैक डालने के लिए कोशिश कर रहा है।
कि अगर उसको वो कन्विंस करके अपनी साइड पे ले आए तो गवर्नमेंट उन सारी तरामीम को नहीं कर सकती, जैसे मतीउल्लाह जान और बाकी सारे दीगर जितने भी सुपरस्टार्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे जब भी बात होती है लेकिन आज फा साहब जो आज बाकी जो जिस तरह रिमार्क्स आए कि इसके हवाले से कौन सा कानून मौजूद है कि ये अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीट्स नहीं मिली तो बाकी सियासी जमातों में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो सेनेटर साहब हुमायूं मोमिन साहब, आप जो कार्रवाई देख रहे हैं तो बज़ाहिर समहाउ जो आज इंसानी हकूक़ के हवाले से जस्टिस अतहर मिनल्ला के भी रिमार्क्स आपके सामने हैं, ऑल्दो वो बात करते हैं लेकिन मामला फिर दूसरी तरफ चला जाता है, तो एक डिवीजन थोड़ी सी हमें बेंच में नजर आ रही। तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद इसका जो फैसला होगा वो भी थोड़ा डिवाइडेड होगा, कोई वन साइडेड फैसला नहीं होगा। देखिए जी, इस तरह ये है कि मैं तो एक बात ये कह सकता हूँ कि हर एक जज को अपने दिल पे करके ये जजमेंट का डिसीजन उस तरीके से लेना चाहिए कि उन्होंने कल को अल्लाह ताला के सामने हाजिर नाजिर होकर इसका जवाब देना है, वो तो एक है। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूँ, चीफ जस्टिस साहब ने एक मिसाल दी थी कि अगर आपने ख़रीदा नहीं है तो आपको इनाम कैसे मिल जाएगा। फ़र्ज़ करे मैं उसका काउंटर जवाब देता हूँ कि फ़र्ज़ करे मेरा इनाम निकला है लेकिन आप कहते हैं कि ये आपने टाइम के बाद ख़रीदा है, आपको ये इनाम नहीं बनता, तो क्या मेरा इनाम किसी और को दे देंगे? अगर मैंने जो टाइम के बाद ख़रीदा है या जो भी मेरे पास पड़ा हुआ है तो मेरे नंबर्स आप किसी और को जाके वो इनाम ये जो भी आप कहते हैं प्राइस बॉन्ड निकला हुआ है तो वो पैसे आप किसी और को दे देंगे कि नहीं हुमायूं प्राइस बॉन्ड तुमने ख़रीदा था लेकिन ये तुम्हारा नहीं है, इसके ये पैसे हम उनको दे देंगे। अगर आप आपने प्राइस बॉन्ड की बात कर रहे हैं सेनेटर साहब, आपने बैंक से नहीं खरीदा, आपने प्राइवेट मार्केट से खरीद लिया है, ये थोड़ा सा इश्यू हो सकता है प्राइस बॉन्ड। और जहां मर्जी से खरीदा है, अगर वो निकल आया है, अगर फर्ज करे वो निकल आया है तो फिर मुझे नहीं दे रहे तो किसी और को भी मत दें। और अगर वो मेरे वाकई हैं और एक्चुअली आपका गलत डिसीजन है, मैंने प्राइवेट से खरीदा है जहां से खरीदा है पर एक्चुअल तो वो है तो सही ना, है तो मेरा, और ये आपके ही रूलिंग की वजह से गलत हुआ है। अनफॉर्चुनेटली जब देखिए आपने देखा होगा कि जब भी उस रूलिंग का जिक्र आता है, बल्ले के निशान का जिक्र आता है, तो चीफ जस्टिस साहब वहां पे एकदम डिफेंसिव हो जाते हैं, कहते हैं उस रूलिंग की तरफ मत जाओ, दैट रूलिंग इज द की टू ऑल द प्रॉब्लम्स। अच्छा ये याद रखें। अब मैं थोड़ा सा आपको कहता हूं कि आप जाके जरा वो वीडियोस देखें, लाइव वीडियोस देखें जब ये रूलिंग हो रही थी। चीफ जस्टिस साहब को हामिद खान साहब ने ये कहा था कि माय लॉर्ड आप जो डिसीजन ले रहे हैं इसके बहुत दूर रस नताइज होंगे, और वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि ये मेरे वर्ड ऑफ ऑनर हैं, मैं आपको कहता हूँ कि इसमें सिवाय इस इलेक्शन सिंबल के अलावा इस डिसीजन का किसी और चीज़ के ऊपर नहीं होगा, असर नहीं होगा। तो क्या चीफ जस्टिस साहब को अपने वर्ड ऑफ ऑनर का कोई हिसाब किताब नहीं है? लेकिन उससे एक आगे चले जाते हैं, जैसे अभी हमने सुना है कि अगर ये डिसीजन हमारी सीटें या जो भी सीटें ये उठा के बाकियों को दे दी जाती हैं तो इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी कौन है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ आ रहा है? मैं तो समझता हूँ इसमें तो चीफ जस्टिस साहब को डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आते हैं। नंबर 1 उनके डिसीजन की वजह से ये हुआ, नंबर 2 वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो सकते हैं। ही शुड रिक्यूज हिमसेल्फ फ्रॉम दिस सिटिंग इनटू दिस बेंच। अच्छा अगर ये नहीं करेंगे, मुझे एक खतरा है, मुझे खतरा ये है कि आज तक पाकिस्तान की जो जुडिशरी की हिस्ट्री में जो सबसे बुरा नाम समझा जाता है वो जस्टिस मुनीर का समझा जाता है, जिन्होंने कहा था कि ये जो नजर ज़रूरत के तहत वो कर लिया था, और उसके बाद से आज तक सारे नजर ज़रूरत के तहत हम लोगों ने 3 मार्शल लॉ भुगत लिए हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में ये उससे ज़्यादा बुरा जजमेंट आ जाएगा। और ये याद रखें, अब इस जजमेंट के पीछे जो चीज़ है, जो इलेक्शन कमीशन ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिसकी ये बात करी थी कि उन्होंने अपनी गलती की थी इलेक्शंस। अगर आप इलेक्शन एक्ट पढ़ते हैं उसमें 209, 2010, 202 और 4 का रेफरेंस देते हैं, जो 2 और 15 का देते हैं। ठीक है, उसमें जिस बेसिस पे इन्होंने हमसे किया था वो कहते हैं 209 में कहते हैं कि जी जब आप इलेक्शन करा लो तो विद इन 15 डेज आपने 4 सर्टिफिकेट्स देने हैं कि ये करा लिया, ये ओहदेदारान है, ये सब कुछ है और ये सब कुछ है, आपके फंडिंग कहाँ से आएगी, ये 4 चीजें आप सर्टिफिकेट्स दे दे तो दैट्स इट। उसके अंदर डिटेल में जानने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को है ही नहीं।
आप कहीं देख ले, डिटेल में जाने का इख्तियार नहीं है। लेकिन जब एक पार्टी इलेक्शन कमीशन के पास चली गई अकबर एस बाबर साहब की सूरत में, जिस तरह उन्होंने एक पूरा वीडियोस बनाकर गए, तो वहां तो मामला बनता था कि इलेक्शन कमीशन जरा कुछ उस पर जरा छानबीन कर लेता। चले अभी एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद आप मौजूद मेहमानों से मजीद भी बात करते हैं। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब बात कर लेते हैं ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान की। आज जो वफाकी काबीना है उसने इसकी तौसीक की, जो तमाम फैसले हुए, और इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो उनका क्या कहना था इस हवाले से। पहले तो उनके बयान सुने और फिर मेहमानों से इस पर तबसरा भी करते हैं। ये ख्वाजा आसिफ सुने क्या कहते हैं। पार्लियामेंट में देखें इत्तेफाक राय हो तो बड़ी खूबसूरत बात है, लेकिन अगर मेजॉरिटी फैसला कर देती है, पार्लियामेंट में सारे फैसले जो अक्सरियत के साथ होते हैं, तो सारी दुनिया में होते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होते, तो अक्सरियत के साथ ये फैसला किया जाएगा। देखिए बात कर रहे हैं वो भी कि अगर सारे मिल बैठ के इस पर जो है फैसला कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन ऑपरेशन जो है वो हुकूमत डिसाइड कर चुकी है कि होगा। लेकिन साथ साथ उसकी कुछ चीज़ें वजाहत भी सामने आई है वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से कि पहले से जो ऑपरेशन जारी है उससे मजीद तेज़ी लेकर आई जाएगी। सेनेटर साहब देखिए हुकूमत बात कर रही है कि आप लोगों से बातचीत होनी चाहिए, जिस तरह आज आपने देखा वज़ीर दफ़ा बोल रहे हैं, और साथ साथ कुछ जो तहफ़्फ़ुज़ात जिनका इजहार किया जा रहा था आपकी जानिब से, सूबाई हुकूमतों की जानिब से, उसको भी थोड़ा एड्रेस किया गया है कि जो पहले से ऑपरेशन हो रहा है उसी को बढ़ाया जाएगा, उसको तेज़ी लेकर आई जाएगी। तो इससे मसला क्या है? देखिए इस तरह है कि जो ऑपरेशंस पहले से चल रहा था उसी को जब तेज़ी ला रहे थे, तो इसमें ये नए शिक डालने की ज़रूरत कि मैं एक पहले से ही ऑपरेशन कर रहा हूँ, उसके अंदर वही चीज़ कर रहा हूँ, तो मुझे वाई डू आई हैव टू मतलब ट्राई टू री इन्वेंट द व्हील, मैं उसको दोबारा उसके इस तरीके से क्यों लाने की कोशिश करूँगा। अच्छा, उसके बाद फिर कल मेरे साथी राना सनाउल्लाह साहब एक प्रोग्राम में थे और उन्होंने कहा था अब ये चीज़ें इस किस्म की जो 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 कमेंट्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स छोड़ जाते हैं। उन्होंने कहा था कि जी ये इसके अंदर हम अदम इस्तेकाम के लिहाज से कुछ लोग या कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं कि जो कि अपार्ट फ्रॉम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कुछ ऐसे हैं जिनको भी लाके ठीक करना है। अब ये उनका जिस लिहाज से एक इब्हाम उन्होंने क्रिएट किया था उससे ये ज़ाहिर होता था कि वो जिस तरीके से इन्होंने 25 मई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ और उससे पहले इन्होंने कहा था कि वी विल गो टू एनी एक्सटेंट कि हम PTI को ख़त्म करें, इमरान खान को ख़त्म करें, क्यों, या वो रहेगा या हम रहेंगे, ठीक है। तो उस लिहाज से इस चीज़ को देखा जा रहा है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप थोड़ी देर के लिए साइड पे कर लें। अब दो सवाल उठते हैं। नंबर 1, जब हम 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों की खुद मुख्तारी की बात करना शुरू कर देते हैं, तो अगर फ़र्ज़ करें एक सूबे के अंदर एक ऑपरेशन होना है तो उस सूबे की जितनी भी जो मेजर बड़ी पॉलिटिकल जमात है, बड़ी पॉलिटिकल जमात, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनके साथ जितनी भी बलूचिस्तान की जो कौम परस्त बड़ी पार्टियां हैं, जो 4 या 5 बड़ी जमातें हैं, उन्होंने मिल के क्वेटा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपना एक बहुत ज़्यादा सख्त रिजर्वेशन किया। उन्होंने तो गवर्नमेंट को एज अ गवर्नमेंट मानने से इनकार कर दिया और कह दिया कि मियाँ शहबाज शरीफ की तो इस वक्त जो औकात है वो अगर आप कुर्सी मलने के लिए कोई रुमाल शुमाल रख देते ना उसके ऊपर कि यार ये कुर्सी मेरी है तुमने नहीं बैठना, तो वो रुमाल रख देते। तो एक ये रवैया ये रवैया साहब ठीक नहीं है ना। देखिए कि वो प्राइम मिनिस्टर है, उसके बारे में जब वो अपोजिशन लीडर थे तब आपकी हुकूमत थी, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, वो दूसरे रूप में बैठ जाते थे और वहां पर किस तरह जो है कौन आकर इजलास करता था, कौन बात करता था बड़े अहम कौमी मामलात पर। मैं तो नहीं कह रहा हूँ ना, देखे ना मैं तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनके ऊपर उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट है ही नहीं, ये तो मौलाना साहब कह रहे हैं ना, तो आप उनसे बात कर ले। मैं तो उसको थोड़ी सी तशरीह करने के लिए बता रहा था कि इस लिहाज से ठीक है। अब अगर आप उसके बाद KP में आ जाते तो हम JUI है, वहाँ ANP है, वहाँ PTI है जो सबसे बड़ी जमात है। ये देखिए ये
वही बातें हैं, वो जो लियाकत लियाकत की बात आप और मैं एक प्रोग्राम में कर रहे थे, अगर आपको याद हो कि कौन पार्लियामेंट में किस तरह लेजिस्लेशन करवा रहा होता था, खान साहब जब प्राइम मिनिस्टरशिप से हटे हैं, वो जिस तरह सारी बातें इंडोर्स करते रहे, खुद से बताते रहे हैं कि हुकूमत किसके हाथ में थी। अब जो नैब केसेस बनते रहे हैं, शहजाद अकबर साहब का बयान आपके सामने है, तो ये आप जब पावर में थे तो उस टाइम भी तो मामला इसी तरह के थे ना। सर देखिए मेरी बात सुनिए। चले अगर हम गलत कर रहे थे तो इसका मतलब है आप उससे ज्यादा गलत करें। अच्छा मुझे एक बात बताएं, कच्चे के डाकुओं की जब बात आती है तो वहां पे तो कभी किसी ने कुछ नहीं किया। अच्छा पंजाब के अंदर इतने ज्यादा, देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, देखिए अनफॉर्चुनेटली शायद ठीक ना हो, परसेप्शन गलत हो, लेकिन परसेप्शन कुड बी स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे करना है, जो अब मैं मौलाना साहब की बात को आगे करके करता हूँ या उनके साथ जो उनकी पार्टी वाले उनकी बात को भी आगे लेकर चलता हूँ, वो ये कह रहे हैं कि जब बात पंजाब की हुई थी तो उस जगह पे कहा गया था कि इनके साथ बैठ के बात कर लेते और पंजाबी तालिबान के लिहाज से ये कर लेते या पंजाबी टेररिस्ट के लिहाज से ये कर लेते और यहाँ पे ये कर लेते। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा आप देखें कि पिछले कम से कम कितने 1980s ऑनवर्ड्स जो केपी है ना वो सफ़र कर रहा है, 1980s ऑनवर्ड्स सफ़र कर रहा है। आपका सबसे बड़ा जो बज़ाहिर देखिए वहां पर मामलात भी तो वहीं पर थोड़े ज्यादा खराब दिखाई दे रहे हैं। देखिए पाकिस्तान एक फेडरेशन है, मुल्क का जो हिस्से पुरअमन है वहां पे हमें तारीफ करनी चाहिए, उसको एडमायर करना चाहिए। उसमें एज ए सिविल सोसाइटी आपका हमने भी रोल प्ले किया है, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज है उन्होंने जाने दी हैं, वरना हमने देखा पंजाब में, कराची में, सिंध में आए रोज जिस तरह जो मामला थे ब्लास्ट हो रहे थे, जिस तरह चीजें यहाँ पर भी हमें दिखाई दी। लेकिन चले अल्हम्दुलिल्लाह आज ये जो इलाके हैं यहाँ कुछ चीजें बेहतर हैं। बाकी जो केपी के है वहां भी चीजें बहुत सारी बेहतर होगी, बलोचिस्तान में बहुत से मामला बेहतर होगी, लेकिन कुछ चीजें जो है वो मजीद बेहतर होने की भी जरूरत है, जिसके लिए भी हमें मिलकर जो है काम करने की जरूरत है। आबदा शेख साहब देखिए ये जो कंसेंसस है बड़ा जरूरी है। अभी जिस तरह फाज साहब बात कर रहे थे, ज़रबे अज़ब हुआ, दीगर जो ऑपरेशन हुए, तो पूरी कौम जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, अदारे हैं, उनके शाना बशाना खड़े हुए थे क्योंकि एक कंसेंसस था, नेशनल कंसेंसस था। तो अभी इसको क्यों ऐसे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कह लें, इस मामले को थोड़ा सा लाइटर ले लिया गया हुकूमत की जानिब से। इतनी बड़ी चीज़ शुरू होने जा रही थी तो इनको पहले आप इनसे बातचीत कर लेते, एतमाद में ले लेते। इसमें दो तीन चीज़ें हैं। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सवाल है, उन्होंने अब आइंदा इलेक्शन भी लड़ना है, वो प्रॉब्ली चाहते हैं कि वो आइंदा गवर्नमेंट भी बनाए, तो ऑब्वियसली उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनानी है। सो एवरीथिंग दे से इज नॉट फैक्चुअली करेक्ट, बट दे सेइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन आइंदा इलेक्शन में पूरे 5 साल पड़े हुए हैं, बहुत टाइम पड़ा हुआ है। मतलब आपको इलेक्शन कोई नजदीक नजर आ रहा है? नहीं, इलेक्शन की तैयारी होगी? मुझे बिल्कुल नजदीक नहीं नजर आ रहा, लेकिन ऑब्वियसली इस वक्त वो गवर्नमेंट का हिस्सा पर से नहीं है, ठीक है, वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ज़रूर है, लेकिन उनका बनता है कि उन्होंने एक अपनी ऑपोजिशन इस तरह से प्रेजेंट करनी है, क्योंकि वो जाएंगे और वो उनकी एक आदत भी रही है, रूटीन भी रही है कि वो हमेशा अपने आप को, इवन जब वो पीडीएम में गवर्नमेंट का हिस्सा थे, कैबिनेट का हिस्सा थे, तब भी उन्होंने बड़ा कन्वीनियंटली सारा ब्लेम जो है वो PMLN की क़यादत ने लिया, PMLN ने उसका पोलिटिकल ब्रांड सफ़र किया। बट जहाँ तक सवाल है PTI का, इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। मेरा ख्याल है वाहिद वो पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की जो हुकूमत में होती है तो भी रोती है, ऑपोजिशन में होती है तो भी रोती है। मैंने तो इनकी 4 साल की हुकूमत में भी कभी ये नहीं सुना कि इन्होंने कोई अच्छी बात की हो या पॉजिटिव बात की। उन्होंने तब भी सिर्फ नेगेटिव बातें की, तब भी कहा जला दो, घिरा दो, जेल में डाल दो, जेल से AC उतार दो। सो आई थिंक दैट पैटर्न इज़ जस्ट कंटिन्यूइंग इवन राइट नाउ। अब ये इनको भी पता है, अगर ये कह रहे हैं आज के पेशावर के हालात जो है बहुत ख़राब हैं और पेशावर ने सफ़र किया, पिछले 10 साल से तो इनकी हुकूमत थी पेशावर में, वहाँ पे हालात ठीक नहीं हुए, तो उसके रिस्पॉन्सिबल ये लोग शायद सबसे ज़्यादा है, मोर देन एनीबडी एल्स। सो दीज थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब जो अज़्म इस्तेकाम के ऑपरेशन की बात हो रही है, हमें ये समझना चाहिए, जो एज आई सेड PPP वाले तो सिर्फ शायद पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करें, बट PTI को ये चीज़ समझनी चाहिए, अब दोनों पार्टीज़ को, कि जब ये बात आती है पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी की, पाकिस्तान की इस्तेकाम की, तो हमें सबको एक पेज पे होना चाहिए। हमारे यहाँ पे सिर्फ फ़ौजियों ने, सिविलियंस ने, बहुत लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की, इतने बच्चे मरे हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर, इतना कुछ हो चुका है। तो ये अगर इसके ऊपर भी हम पॉइंट स्कोरिंग करेंगे और हम कहेंगे कि जस्ट बिकॉज ये गवर्नमेंट PMLN की है तो इसलिए हम इस मिशन को सपोर्ट नहीं करते, आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और हमेशा से पाकिस्तानी सियासत का मैं समझती हूँ कि ये बड़ा अलमिया रहा है, और PTI वालों का तो कॉन्सेप्ट ही यही है कि अगर हम गवर्नमेंट में हैं तो सब अच्छा है, भले सब बुरा ही हो रहा हो। मैंने तो नहीं देखा कि इन्होंने अपनी 4 साल की हुकूमत में एक कोई पॉजिटिव शहबाज, आप ये बताएं कि आपके सामने है इस मामले के ऊपर क्या समझते हैं, कहाँ से हुकूमत की जानिब से मतलब थोड़ी सी चीज़ें वीक हो गई
कि अपोजिशन उस तरह से ऑन बोर्ड नहीं है, या ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार हो रहा है? असल में एक ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बन रहा है बेसिकली, जिस पे काम हो रहा है बड़ी शिद्दत के साथ। उस ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस पे मैं एक सेकंड के लिए बाद में आता हूँ। पहले प्रॉब्लम यह है कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, जो स्टेट की अफ़गान पॉलिसी है वो उससे बिल्कुल खुश नहीं है, और ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि केपी में अगर मौलाना आपके साथ ऑन बोर्ड नहीं होंगे तो वहाँ फिर कुछ होना मुमकिन नहीं लगता। और जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन रहा है उसमें भी मौलाना फजलुर रहमान ही लीड करते दिखाई देंगे आज से 3 महीने बाद कहीं जाके। और उसमें उस अलायंस में फिर आपको जीडीए भी नज़र आएगा, उसमें पीटीआई भी नज़र आएगी, उसमें जमात इस्लामी भी नज़र आएगी। तो ये सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं, इस पे लेदे हो रही है, गपशप हो रही है। दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ साहब की जब मुलाकात हुई थी तो मौलाना फजलुर रहमान ने जो नवाज शरीफ साहब को वाक़यात सुनाए थे वो बड़े दिलचस्प थे। उन्होंने कहा था कि जिस सीट से मैं जीता हूँ, इस सीट पर मुझे कहा गया था कि मेरे नीचे जो एमपीए है उसको ना खड़ा करें। कुछ बड़े अहम लोगों ने पैगाम भिजवाया था और कहा था कि अगर ये आप एमपीए खड़ा करेंगे तो हम इसे 21,000 से ज़्यादा वोट नहीं पड़ने देंगे। तो मौलाना डट गए, अपना एमपीए खड़ा किया, तो वो वाकई 21,000 से ज़्यादा ऊपर जा ना सका। फिर मौलाना जो है लाहौर में उनकी बड़ी एक अहम मीटिंग हुई तो उनसे कहा गया कि हम आपके साथ ये नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा हम आप दोनों को यही समझते हैं। कुछ इदारों के उन्होंने नाम लिए साथ, इस तरह करके कोर्ट एंड कोर्ट उन्होंने बात की। तो मौलाना जो हैं वो नवाज शरीफ से मैनेज ना हुए, मोहसिन नकवी साहब उनके साथ जाकर ब्रिजिंग करने की कोशिश करते रहे, गपशप करते रहे। और अभी उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जब आपका स्टेट का नैरेटिव तालिबान के एंटी जाता है तो मौलाना पे प्रेशर शिद्दत से आ जाता है, तो वो उसको फेस करने के काबिल नहीं फिर रहते, उन पे हीट ज़्यादा आ जाती है। उनका बेसिकली ये प्रॉब्लम है। अब कंसेंसस आप जब कर नहीं पाएंगे तो कैसे ऑपरेशन करेंगे? ऑपरेशन ज़रबे अज़ब शुरू हुआ तो मुल्क के ये हालात नहीं थे। मुल्क के हालात से ये मुराद है कि पिछले 2 साल से जो भी रियासती इदारों ने करना चाहा उसके उलट हो जाता था। आप चाहते थे पंजाब की असम्बली ना डिज़ोल्व हो, वो डिज़ोल्व हो गई। अब ये बात किसके हक में जाए, किसके मुखालफत में जाए, फैक्ट तो है ना। तो यहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है। अब कंसेंसस आप नहीं करेंगे अगर, और कंसेंसस डेवलप करने के लिए काबिश कोई नहीं है। देखें किसको क्या देंगे आप, मखसूस नशिस्तें नहीं दे रहे पीटीआई को, वो ऑपरेशन में आपका क्या हेल्प करेगी? मौलाना कह रहे हैं मेरी हजीमत करते हैं, मेरी प्रॉपर ड्यू रिकॉर्ड मुझे नहीं दिया। बहुत सारे लोगों से उन्हें गिला है बड़ा शदीद, जो वो रिकॉर्ड पे लाते हैं अपने दोस्तों की महफिल में। मौलाना को क्या दे के आप राजी करेंगे? तो ये 2 धड़े जो हैं इनको कैसे राजी करेंगे जिनकी पार्लियामेंट में अक्सरियत है? और मौलाना का वैसे प्रेशर, आपको याद होगा तहरीक इंसाफ के दौर में जब मौलाना घर से निकले थे तो सारे लोग परेशान थे कि अब क्या करें। जब चौधरी बरादरान जो हैं वो रियासती इदारों का पैगाम लेके मौलाना साहब तक गए थे और मौलाना ने बयान दिया था कि जड़ काट दी गई है और काम जो है वो आधा हो गया। ये सारी चीज़ें, मौलाना एक ऐसी शख्सियत, उनका स्ट्रीट पावर तो है और वो उसका इस्तेमाल भी करते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए शायद थोड़ा उनकी जानी माइल भी दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी स्ट्रीट पावर रखती है, तो मिलकर एक अच्छी पॉलिटिक्स कर लेंगे। लेकिन अब देखिए शहबाज शरीफ जो है वो तबीयत नासाज होने की वजह से मौलाना की उनको मिलने गए, आदत करने गए, तो वह सियासी बातें भी हुई। मनाने में कामयाब क्यों नहीं हो रही हुकूमत मौलाना को? उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप मौलाना जो हैं, देखें पीडीएम को सारा सेहरा मौलाना के सर था, इसमें कोई शक नहीं है कि जरदारी साहब को इसकी ग्रीन सिग्नल मिला था और जरदारी साहब लेकर चले थे, लीड उन्होंने किया था। बाद में जुबैर साहब कहते हैं कि जनवरी में बाजवा साहब राब्ते में आ गए थे नवाज शरीफ साहब के साथ, मलिक अहमद खान ने उसकी तरदीद की है, चले वो एक बहस अलग है। लेकिन असल में मौलाना जब सारा कुछ करके पकी पकाई खीर जब पीडीएम ने खा ली तो मौलाना साहब को उसमें से मिला कुछ ना, सवाए इसके कि मौलाना साहब अपनी सीट जो है वो पशीन से जाकर जीते, बेटे हार गए, पार्टी का बुरा हाल। मौलाना से पूछा गया कि आप 2018 की निस्बत अब जो हैं वो बेहतर पोजीशन में आए हैं, आपकी बेहतर सीटें हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा जो कोर ग्रुप था, मेरे जो नजरियाती लोग थे वो मुझसे छीन के वो सारे हार गए, वो घरों पे बैठ गए। और वो लोग जो जिन्हें आप कहते हैं विनिंग कैंडिडेट्स कहते हैं या जिन्हें आप कहते हैं कि अरब खरबपति सामियाँ हैं, वो सारी जो हैं वो पार्लियामेंट में मौलाना के गिर्द नजर आई। तो वो मौलाना जो है वो उनको आप क्या कह के मैनेज करेंगे? असल प्रॉब्लम ये है। और पीटीआई को क्या कह के मैनेज करेंगे? पीटीआई बड़े आराम से ये मौलाना को मैनेज कैसे करे कि ये आमला शेख साहब से पूछ लेते हैं, हुकूमत है जी, पावर है उनके पास। पहले भी हम देखते हैं कि एक साथ 16 माह की हुकूमत में, जिसका आप तस्करा भी कर रहे हैं कि मौलाना को कुछ नहीं मिला, मौलाना वारे सदफ जाना चाहते थे, वहां भी मामला कुछ नहीं हो पाए। आमला साहब मौलाना को कैसे मनाएंगे, कैसे, मतलब क्योंकि वो काफी मुलाकातों के बावजूद आपकी तरफ आते नजर नहीं आ रहे।
देखिए वो हमारे बुज़ुर्ग हैं और बहुत एक सियासी कद रखते हैं, तो मैं कोई गलत बात उनके बारे में नहीं करना चाहूँगी। बट आपने आई थिंक अपने सवाल का जवाब अपनी बात में ही दे दिया कि आप अगर उनको सिर्फ प्रेसिडेंसी चाहिए तो वो तो नहीं मिल सकती। इन शॉर्ट इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। सो दैट इज़ द अनफॉर्चुनेट रियलिटी। और हमें पता है कि ये बात कोई आज की नहीं है, उनको मुशर्रफ के दौर से प्रेसिडेंसी चाहिए, उनको तब से नहीं मिल रही। सो आई थिंक दिस इज़ प्रॉबली द टाइम व्हेन ही हैज़ पुट हिज फुट डाउन कि जी अगर प्रेसिडेंसी नहीं मिलती तो फिर कुछ भी नहीं है। एंड फ़ाद की बात से मैं पार्शली एग्री भी करूँगी कि मौलाना ने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया पीडीएम में, और मैं समझती हूँ कि अगर उसी तरीके से चीज़ों को आगे लेके जाया जाता। आबरा साहब, ये वैसे ये इस तरह की खबरें आती थी जब 16 बार की हुकूमत थी पीडीएम की कि मौलाना की ख्वाहिश है कि चलो उनको हवाले सदर भेजा जाए, ऑफ द रिकॉर्ड इस तरह की बातें आती थी। कभी ऑन द रिकॉर्ड भी मौलाना ने इस तरह का कोई मुतालबा किया कि उनको सदर बनाया जाए? ऑब्वियसली काफ़ी, देखिए मुतालबा ये तो नहीं है ज़रूरी कि वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो पूरी दुनिया को इन्फॉर्म करेंगे कि जी मुझे सदर बनना है, बट पैगामात इस तरह के भिजवाए जाते थे और बातें की जाती थी। और आई थिंक दिस इज़ एन ओपन ट्रूथ कि ये उनकी विश थी। बट आई फील कि जिस तरीके से मौलाना ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया पीडीएम के ज़माने में, अगर उस रोल को आगे लेके चला जाता और सबके साथ मिलके एक बेहतर सोल्यूशन डिवाइस किया जाता, बिकॉज पीटीआई सबको पता है कि ना तो पीटीआई इंटरेस्टेड है कुछ पॉजिटिव रोल प्ले करने में। अब मुझे लगता है शायद मौलाना को भी मज़ा आने लग गया है, जब पीटीआई की हुकूमत थी वो हमारे साथ मिलकर अपोजिशन करने लग गए, अब हमारी हुकूमत आ गई है तो अब वो कहते हैं मैं पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत करूँगा। आई थिंक ही इज़ लाइकिंग द थ्रिल प्रॉब्लली, दैट इज़ व्हाई ही कंटिन्यूज टू डू दैट। निज़ामी साहब आप चेक करवा लीजिएगा इस ऑपरेशन के लॉन्च होने का मौलाना साहब जी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। बहुत महीने पहले मौलाना साहब को इस ऑपरेशन के लॉन्च होने का पता था ऑब्वियसली कि ये ऑपरेशन लॉन्च होगा। उन्हें एग्जैक्टली पता था कि उनके ये ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा, और वो सारी हीट और सारी गर्मी बेसिकली इस नतीजे तक थी कि किसी तरीके से रिपेल किया जाए गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट इस ऑपरेशन का हिस्सा ना बने। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऑपरेशन अगर जरूरी है करना है तो फिर कंसेंसस के बगैर। मौलाना ने कुछ बार पहले दौरा भी किया था अफगानिस्तान का, अगर आपको याद हो, जो वहाँ पे हुकूमत उनसे मुलाकात भी हुई थी। हम दो गलत चीज़ों को मिला रहे हैं। मौलाना की नाराज़गी और ऑपरेशन को हमें मिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक ऑपरेशन जो है वो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वी हैव टू केटर टू दैट, और ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की। और गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट ऑपोजिशन का प्रेशर लेके एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक करने से पीछे हट जाएगी, आई थिंक दैट शोज वीकनेस। ये सेनेटर साहब से सुन ले जी, सेनेटर साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं मौलाना पर, मौलाना के हवाले से। जी सेनेटर साहब। देखिए अगर मैं मौलाना साहब की जगह हूँ ना, मैं बास चीज़ें देखूंगा। अब ये याद रखिए इस वक्त केपी में क्या हुआ या बलूचिस्तान में क्या हुआ। अब बहुत सारे लोग जो है ना, जो पिछले 2-2.5 साल में हुआ है, उसमें बहुत सारे जो मौलाना के सपोर्टर्स थे या शायद बाकियों के सपोर्टर्स थे, वो ज़रा पीछे हटे हैं। अच्छा ठीक है, अब सारे के सारे पीटीआई के सपोर्टर्स नहीं होते, उनमें बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त इंडिपेंडेंट है या हट के। मैं ये समझता हूँ इस वक्त अगर मौलाना साहब अपना जो स्टांस लेकर चल रहे हैं और वो उस पे खड़े रहें और उस पे आगे जाते हैं, तो वो शायद एक जो उनसे नाराज़ या वो लोग जो शायद एक साइड पे हुए वो उनको टो इन कर सकते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ। और रही बात ये कि इस वक्त अगर आप स्ट्रीट पावर्स की बात करते हैं, वोट बैंक दोबारा से अपना रिवाइव कर सकते हैं। आप ये बात करें, चले ये तो हो गया पूरा मामला। अब बजट जो है बिल्कुल रिवाइव कर सकते हैं और उनके लिए ये बहुत जरूरी है, वो पेश किया जा रहा है। अब उस पर क्या लगता है आपको, जैसे आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो आज खिताब भी किया नेशनल असेंबली में, और उसमें उन्होंने नैब के हवाले से भी कुछ बातें की, बजट पर तारीफ भी की बजट की, लेकिन बजट पर इसके साथ साथ तनकीद भी उनकी जानिब से हमें देखने को मिली। तो क्या लग रहा है कि इसके ऊपर क्या सूरत हाल आगे बढ़ेगी? बिलावल साहब का क्या कह रहे हैं, जरा बिलावल साहब को सुन लें पहले। नैब और पाकिस्तान की मीशत साथ साथ नहीं चल सकती। सियासतदानों को बदनाम करने का अदारा, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करवाने का अदारा, इस मुल्क का मीशत को बिठाने वाला अदारा, इस मुल्क की जमहूरियत का नुकसान पहुंचाने वाला इदारा, ये हम सब की मंशूर में मौजूद है कि हमने नैब को खत्म करना। जी आपने बिलावल साहब को सुन लिया जी, कौमी असेंबली पे कह रहे हैं कि नैब और इकॉनमी जो है वो एक साथ चल नहीं सकते। नैब के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात तकरीबन तमाम ही सियासी बातें करती रही हैं, लेकिन जब हुकूमत में होती हैं तो उसको डिफेंड करती हैं, जब अपोजिशन पे होती हैं तो उस पर तनकीद करती हैं। सेनेटर साहब, नैब के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हम देखते हैं बारहा होता रहता है, इस हवाले से मुख्तलिफ जो तब्दीलियाँ भी की गई, लेकिन आज भी इस पर बात हो रही है। आप क्या समझते हैं, नैब के हवाले से तरामीम होनी चाहिए, जो नैब का इख्तियार, जो उसके मामलात हैं उसमें बेहतरी आनी चाहिए?
देखिए, मेरी नज़र में मैं ये समझता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो प्रॉब्लम है वो नैब से ज़्यादा इस बात पे है कि नैब इंडिपेंडेंट नहीं है, नैब अंडर इन्फ्लुएंस है। जैसे इलेक्शन कमीशन अंडर इन्फ्लुएंस है, जैसे जुडिशरी अंडर इन्फ्लुएंस है। ये वो 3-4 आईनी इदारे हैं जो एक्चुअली इंडिपेंडेंट होने के बावजूद इंडिपेंडेंट नहीं है। तो प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट होती है। अब आ जाती है, हम नैब की बात करते हैं। देखिए, नैब इज़ अ काउंटर चेक ऑन कि इस किस्म की चीज़ें कि जो कि जिसमें करप्शन होती है। लेकिन इस दफ़ा जो हमने 2022 के जो देखे, उसमें एक तो ये कि जो हमने लॉ बनाया है उसमें अगर आप देख लें, आपने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो एक्ट है उसमें आपने ये कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट अभी ये चीज़ रेफ़र नहीं कर सकती कि पैसा जो लॉन्डर हुआ है। अच्छा, दूसरा चीज़, इसको आपने रिट्रोस्पेक्टिवली कर लिया कि 1985 के बाद जितने केसेस हैं उनको आप एक किस्म का ख़त्म कर लो। नंबर तीसरी चीज़, अब उसमें यह है कि जब आप टीटी वाले जो केसेस थे, वो मेरे ख्याल में 9A है या कौन सा है, उसके अंदर सेक्शन 9 है, उसके अंदर ये है कि जो आप पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं किसी के थ्रू करते हैं, जब तक वो एसेट ना बन जाए आप नहीं कर सकते और उसको प्रूव करना होगा। नंबर 4 ये है कि आप अगर फ़र्ज़ करें बेनामी की कोई वो करते हैं तो वो बेईमानी नहीं, या वो उसको वो नहीं समझा जाएगा, वो आपके ऊपर सवाल नहीं होगा। तो इन अदर वर्ड्स, आज अगर मैं किसी पोजीशन पे हूँ, मैं अपने बेटे बेटी बीवी किसी के नाम पे कोई जायदाद बना लूँ तो मेरे ऊपर कोई करप्शन का नहीं होगा, उनसे भी सवाल नहीं होगा, मुझसे भी सवाल नहीं होगा। फिर दरमियान में अगर कोई, मेरे लिहाज से उसमें यह है कि अगर कोई मैं ऐसा डिसीजन लेता हूँ, लेट्स से मैं किसी मिनिस्ट्री का हेड हूँ और मैं ऐसा डिसीजन लेता हूँ या ऐसी पॉलिसी बनाता हूँ जिससे किक बैक या जिससे कुछ चीज़ हो सकता है, तो मेरी बदनीयती आप कहेंगे कि नहीं, इस पे सवाल नहीं हो सकता। मैं उसकी मिसाल देता हूं, ये आईपीपीस के जो डिसीजन थे, सब ये बताएं कि पौने 4 साल पाकिस्तान तरीके साहब की गवर्नमेंट रही, पौने 4 साल आप लोगों की हुकूमत रही, क्या नैब उस टाइम सही काम कर रहा था बतौर अदारा? ठीक उसकी वर्किंग थी, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन इसकी सारी कार्रवाई थी? यस और नो में रिस्पॉन्ड कीजिएगा। देखिए मेरे ख्याल में शायद नैब उस वक्त भी नहीं थी, उस वक्त भी अंडर इन्फ्लुएंस थी उन इदारों के कि जिसके वो आज अंडर इन्फ्लुएंस है। हमें अगर इसको ठीक करना है, हमने उस इन्फ्लुएंस को ख़त्म करना है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के ऊपर से। जब तक वो इन्फ्लुएंस ख़त्म नहीं होगा, देखिए प्रॉब्लम नैब में, मतलब यही समझो कि आपका जवाब ना में है कि आपके दौरे हुकूमत में भी उस तरह से वर्किंग नहीं की। और ये फहाद शहबाज साहब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जनाब फहाद साहब क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मुस्कुराने की खास वजह आपकी सवाल क्या हंस रहे हैं? इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि देखिए, मैं मानता हूं कि उस वक्त नहीं की, लेकिन उसका ये हल नहीं है, उसका हल ये है कि जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे, उसको ठीक करे। सर जी, मनी लॉन्ड्रिंग केस इन्होंने बनाया शहजाद अकबर साहब ने, वो मनी लॉन्ड्रिंग आपका पॉइंट है कि फहाद साहब मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया शहबाज शरीफ साहब पे 25 अरब का, वो 25 अरब से घटा के 16 अरब लेके गए। वो मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता था। अच्छा, ये तो हशर इन्होंने किया, बाद में नून लीग ने उसका क्या हशर किया कि राना सनाउल्लाह जो है वो जब FIA को उन्होंने सरबराही संभाली, FIA उनकी बीट के अंदर आ गया, वो मिनिस्टर लग गए, तो वो जो प्रोसिक्यूशन थी वो सारे डीलिस्ट हो गए। और जिस जज ने शहबाज शरीफ साहब को छोड़ा, एक्विटल दिया, उसके 19 दिन बाद उस जज को इंफॉर्मेशन कमिश्नर तैनात कर दिया प्राइम मिनिस्टर होते हुए। तो आप एक मनी लॉन्ड्रिंग केस को आप टेस्ट केस बना लें तो दोनों पार्टियों का असलूब देख लें कि इन्होंने क्या हशर किया उस केस का। आदिल, I would like to add this. यही केसेस थे ना कि एक मकसूद चपरासी वाला प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा हुआ है और फालूदे वाले जिसके इल्जाम थे वो आज प्रेसिडेंसी में बैठा हुआ है। लेकिन केसेस किस तरह बने थे या आज किस तरह केसेस बन रहे हैं, इस पे ऊपर तो मेरे ख्याल से ओपन सीक्रेट हो चुका है। आमना शेख साहबा, इस हवाले से आप क्या समझती हैं कि जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर बात करती है? इलेक्शन से पहले हम देखते हैं कि इलेक्शन तरामीम और इलेक्शन के हवाले से बात होती रहती है, लेकिन उस पर सियासी जमातें बैठती नहीं है, बात नहीं करती। अब चले आप पार्लियामान में मौजूद है सारी सियासी जमातें, ये नैब के हवाले से तकरीबन सभी सियासी जमातों को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात है। जब आप लोग अपोजिशन पे होते हैं, नैब ज़्यादा होते हैं, हुकूमत में आते हैं तो लगता है कि नैब ज़्यादा हो गए हैं। तो अभी को इस पर बेहतरी आनी चाहिए, तरमीम होनी चाहिए नैब के हवाले से। एक तो मैं आपको ये बताऊं कि आपने कहा कि इससे पहले बस बात नहीं करती और इस तरह की, आई थिंक जो जब हमारे इलेक्शन में जाने से पहले मैनिफेस्टोज बन रहे थे तो जो सबसे डिटेल्ड एक्सरसाइज की वो सिर्फ PMLN ने की मैनिफेस्टो बनाने की। आई वाज माई सेल्फ पार्ट ऑफ द मैनिफेस्टो कमेटी और हमारे मैनिफेस्टो का ये हिस्सा है। मैं इलेक्शन तरमीम के हवाले से बात कर रहा था कि ऐसा मैकेनिज्म कोई बन जाता कि इलेक्शन के बाद तमाम सियासी जमातें जो है वो कोई इलेक्शन पर जो है एतमाद का इजहार करती, जिस तरह हमने आरओस के हवाले से मामला देखे, बाकी मामला देखे, उसकी बात नहीं, इन्होंने तो कभी भी नहीं करना। इन्होंने तो 2013 में शुरू किया था 35 पक्चर का रोना, है आपके शो पे पहले भी कह चुकी हूँ। सो वॉट एवर दे डू, फिर उन्होंने जुडिशल कमीशन का केस लड़ा 2-2.5 साल, उसके बाद भी उसमें से भी कुछ नहीं निकला तो इन्होंने जजेस को गालियां देनी शुरू कर दी। सो इसलिए ये तो दिस इज बियॉन्ड
मतलब हम ये इसके बारे में कुछ कर ही नहीं सकते कि ये इलेक्शन रिजल्ट एक्सेप्ट करे। इलेक्शन रिजल्ट सिर्फ तब एक्सेप्ट होगा जब इमरान खान को उठा के कुर्सी पे बिठा दिया जाएगा तो ये कहेंगे जी बहुत अच्छा इलेक्शन हुआ है, उसके अलावा हर रिजल्ट इनको नाकाबिले कबूल है। तो वो तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। जहाँ तक नैब का सवाल है, मैं पर्सनली समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा इसको एज अ टूल फॉर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन यूज़ किया गया है। और अभी मैं कल परसों ही सुन रही थी, शहजाद अकबर साहब ने भी और भी बहुत सारे इनके लीडरशिप ने लोगों ने आके कहा कि जी बिल्कुल हम मानते, फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि हम मानते हैं गलत केसेस बनाए गए थे, एहसन इकबाल पे गलत केस था, शाहिद खान अब्बासी पे गलत केस था। सो आई डोंट थिंक, और सबसे बड़ा डिफरेंस जो है डॉक्टर हुमायूं ने कहा अभी ये बात कि जी इदारों का इन्फ्लुएंस होता है, सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि इनका प्राइम मिनिस्टर जो है वो आके हर टीवी चैनल पे जितनी अपनी उसकी तकरीरें थी, हर जलसे में हर जगह आके वो कहता था मैं ये करूँगा, मैं इनको जेल भेजूंगा, मैं इनके साथ ये करूँगा, मैं इनके साथ। हमारी तो यहाँ पे गवर्नमेंट अपना काम करिए, नैब अपना काम कर रहा है। आई डोंट सी द प्राइम मिनिस्टर मेकिंग सच स्टेटमेंट। सो आई थिंक दैट इज द स्टार्क डिफरेंस दैट वी नीड टू नो। ये जो बात अभी आप कह रही है कि नैब अपना काम कर रहा है, खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे वो भी यही कहते थे नैब जो है अपना काम कर रहा है, हर अपनी तकरीर में आके कहते थे कि अब मैं मेरा अगला निशाना ये है, अब मैं इसको जेल भेजूंगा। मैं आई डोंट सी द प्राइम मिनिस्टर मेकिंग सच स्टेटमेंट्स। एंड देन अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई सेड दैट नैब शुड बी अबॉलिश्ड एज इट इज बीइंग यूज्ड एज अ टूल फॉर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अक्रॉस ऑल पार्टीज। आप लोग भी वैसे वही काम कर रहे हैं, कोई ज्यादा कोई तब्दीली नहीं है। फाज साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? इमरान खान के एक बहुत करीबी साथी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि ये जो 2024 का इलेक्शन फरवरी में हुआ, ये चूंकि 23 में होना था, तो वो कह रहे हैं कि हमारा पीडीएम के साथ डिस्कशन फाइनल स्टेज पर पहुंच गया और फाइनल स्टेज पर पहुंचने के बाद ये तय हो गया कि पीडीएम और पीटीआई यानी अपोजिशन पार्टीज मिलकर मुश्तरका प्रेस टॉक करके इलेक्शन की डेट देंगे और बंदयाल साहब के जाने के एक वीक के बाद ये सारा होगा। और यकदम ये जो इमरान खान के करीबी साथी हैं वो कहते हैं कि जब इमरान खान जेल से छूट के आएंगे तो सबसे पहले मैंने उनसे यही पूछना है कि उन्होंने इस तारीख को मानने से इनकार क्यों किया, और वो जितना भी सिलसिला हमारा निगोशिएट का चल रहा था पीडीएम के साथ और इलेक्शन की डेट अनाउंस होने तक इमरान खान यकदम पीछे क्यों हट गए। वो कहते हैं ये सवाल मुझे भी आज तक समझ नहीं आया। और ये बड़े वेल कनेक्टेड मिनिस्टर थे, इनका एस्टेब्लिशमेंट में बहुत डीप रूटेड थे और इमरान खान के भी ये आंख का तारा थे, ये वो बात कर रहे थे। चले चले चले, बहुत शुक्रिया जनाब, आप तीनों मौजूद मेहमानों का। प्रोग्राम का वक्त खत्म होने का है, हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।